हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन फॉर नीट एंड जेईई 2020 का सर्किट एनालिसिस, कैपेसिटिव सर्किट एनालिसिस को हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। प्रीवियस क्लास में हम लोग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर जैसे आप लोग अर्थिंग लगा देते थे तो वो कैपेसिटर कैसे चेंज होता था, वो सारे चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आप देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। पूरा रैपिड रिवीजन का कोर्स आपके लिए बनाया हुआ है। जो बच्चे एक बार तैयारी कर चुके हैं, और मेरा रैपिड रिवीजन का यही मोटिव है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और आने वाले सालों में आ सकता है वैसा टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही जल्दी कवर किया जाता है। तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद कोर्स हो सकता है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा फास्ट होना चाहिए तो 1.x या फिर 2x है, उसको देख सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बच्चों आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग कैपेसिटिव सर्किट को पढ़ेंगे। कैपेसिटिव सर्किट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे देखते हैं। एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटिव सर्किट का होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सिंपलेस्ट वाला हम देखते हैं। मान लो यहाँ पे कैपेसिटर 9 माइक्रोफैरड का है और यहाँ पे आपको 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पे आपको 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और ये 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दो टर्मिनल मैंने X एंड Y ऐसे बोला। अगर आपको मैंने बोला कि इस कैपेसिटिव सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, आप तुरंत बोल सकते हो कि सर ये तो इक्विवेलेंट ऐसा होगा कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो प्लस करते हैं। तो एक तो प्लस हुआ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ हमारा प्लस। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 9 हो गया और फिर यहाँ पे 9 हो गया अगेन। अब देखो ये 9 और 9 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में होता तो हम लोग ऐसे करते थे, जरूर करते थे, और इसका वैल्यू क्या होता 4.5 माइक्रोफैरड। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 4.5 माइक्रोफैरड। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया जो 20 वोल्ट का बैटरी है, ये माइनस ये प्लस, ऑब्वियस बात है, ये है लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ऐसा होगा तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज को ये ड्रॉ करेगा, ये Q चार्ज को इसने ड्रॉ करा और यहाँ पे दिया। अब देखो बात यहाँ पे है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में कितना हो सकता है, यहाँ पे 9 हो सकता है, ये 9 ये 9। तो ये जो पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आधा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, इसमें भी 10 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो भाई, अब देखो इसमें अगर चार्ज पूछा आपको, इसमें चार्ज कितना होगा, 9 माइक्रोफैरड में चार्ज कितना होगा अगर आपको पूछा जाए, तो हम जानते हैं Q इक्वल्स टू C इंटू V। ये जानते थे कि नहीं भाई? तो अब यहाँ पे C का वैल्यू 9 है और V का वैल्यू आपका इधर 10 है, तो आप बोल सकते हो 10 माइक्रोकुलम। इसमें देखा जाए तो ये टर्मिनल के अगेन यहाँ पे हो जाएगा 60 माइक्रोकुलम और यहाँ पे हो जाएगा 30 माइक्रोकुलम। तो हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी चार्ज होता है Q1 एंड Q2 क्या होता है, सेम होता है, ये तो हम जानते ही है ना। और यहाँ पे हम जानते हैं V1 प्लस V2 इक्वल्स टू टोटल V होगा, और V का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे भी हम ऐसे पहले से जानते हैं, V1 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बोल सकते हो, ये दोनों सेम रेशियो से 1:2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 वगैरह वगैरह करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ से आपको कर सकते हो। और नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही हो जाता है। जेईई मेंस का 50% 50 to 70% क्वेश्चन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से आता है, और बाकी कुछ क्वेश्चन है नोडल एनालिसिस, जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, नोडल एनालिसिस, या फिर आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड अप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इसी सर्किट को हम लोग पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट था उस नोडल एनालिसिस के बारे में। तो बच्चों मैंने अभी बोला कि नोडल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। ये नोडल एनालिसिस हो गया,
ये एक टाइप का हो गया, ये मेथड ऑफ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड है। सेम सर्किट में ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा आसानी से आप इसको पकड़ पाओगे। जैसे ये आपका 20 है, ये आपका 20 हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, इधर 9, इधर 6, इधर 3। ये तो माइक्रोफैराड है, ये आप तो जानते ही है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि इसको नोडल एनालिसिस करना है, तो नोडल एनालिसिस मतलब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द मेथड ऑफ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो इसका पोटेंशियल 0 होता है, इसमें इसका पोटेंशियल 20 होता है, ये हम जानते हैं। तो ऑब्वियस बात है, इसका 20 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये टर्मिनल पता चला, ये टर्मिनल पता चला, बट ये वाला टर्मिनल के बारे में हमें नहीं पता। अगर ये टर्मिनल आपको पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो इस टर्मिनल को हम क्या पकड़ लेते हैं? एक्स पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सीरीज में बोला था, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें भी नोडल एनालिसिस या फिर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मैंने करा था। उसमें मैंने आपको बोला था कैपेसिटेंस सर्किट में भी हम लोग वैसा ही करेंगे, एंड दैट टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। तो इस नोडल एनालिसिस को कैसे करना है? आपका मोटिव ये होना चाहिए कि x का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो भैया, x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या है, क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये टोटली हम लोग उसमें पढ़े थे KCL को लेके, क्या पढ़े थे? किरचॉफ्स करंट लॉ। ऐसा ही है, यहाँ पे क्या करना है? चार्ज का फ्लो देखना है। इसमें चार्ज का फ्लो एट द नोडल यहाँ पे क्या होता है? इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ टोटल चार्ज इक्वल्स टू 0, ये हम मानते हैं। तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल x है तो इस पॉइंट ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? x माइनस, हम लोग लिखते हैं फॉर x, क्या लिख सकते हो? x माइनस 20 इंटू 9 प्लस x माइनस 0 इंटू 6 प्लस x माइनस 0 इंटू 3। तो 3x इक्वल्स टू 0, तो ये 9 हो गया, ये 18, टोटल 18x इक्वल्स टू माइनस 18, यहाँ पे प्लस 80 था, तो x का वैल्यू क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। तो इसका वैल्यू अगर 10 है तो देखो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना है? 10। तो इसका चार्ज कितना मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा। इसका क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। इसका क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। लेकिन आप बोल सकते हो सर ये तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर देखते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस अगर करते तो हम तो इससे और आसानी से कर लेते। हाँ कर लेते, लेकिन कभी कभी ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आपको नोडल एनालिसिस का जरूरत पड़ता है। आपको पता नहीं पड़ता है कि एक्चुअल में ये सीरीज है, पैरेलल है, तो कैसा करना है। तो उस सिचुएशन में हम नोडल एनालिसिस को करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन हमने तो इसको करा ना। तो इस मेथड आपको अपनाना है, इस मेथड को आपको आगे लेके जाना है और अच्छे से समझना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी आपको मेथड मिलने वाला है। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग और एक न्यूमेरिकल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज तो आप जानते ही, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल्स टू C3 डिवाइडेड बाई C4 होना चाहिए। इसको C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4 हम बोलते हैं। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे इसको व्हीटस्टोन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, है ना। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, देखो 4 डिवाइडेड बाई 8 और 2 डिवाइडेड बाई, ये तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन हो गया। तो इसने आपको बोला कि इसमें बताओ भैया, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये बताना है। तो इस सिचुएशन में आपको ना कुछ नजर आ रहा है, ना पैरेलल नजर आ रहा है, ना तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? तो इस सिचुएशन में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोला था, अगर वैसा सिचुएशन होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक बैटरी है। यहाँ पे एक बैटरी को मान लेते हैं, ये 100 वोल्ट का एक बैटरी है ना। और उसके बाद आप नोडल एनालिसिस शुरू कर देना। पहले एज्यूम करना है, एज्यूम क्या करना है? एज्यूम अ बैटरी ऑफ 100 EMF 100 वोल्ट, और उसके बाद आप नोडल एनालिसिस लगाना है। क्या लगाना है? नोडल एनालिसिस। अब देखो नोडल एनालिसिस में क्या करता हूँ, इसमें 0, इसका मतलब इसमें 0, इसमें 100, इसका मतलब इसमें 100 है। ये देखो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे पता नहीं तो इसको x मान लेते हैं, यहाँ पे पता नहीं तो x मान लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा ही करे थे हम लोग। अगर वो वीडियो अगर एक बार देखना चाहते हो तो जरूर देख लो, ठीक है। इस रैपिड रिवीजन कोर्स में जाके उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखो आप क्या करना है, आपको लिखना है सारे के सारे इक्वेशंस। जैसे हमको लिखना है फॉर x लिखना है, क्या होगा? x माइनस 100, वही अगेन चार्ज एक्यूमुलेशन, x माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 0 इंटू 2 प्लस x माइनस y इंटू 2 हो गया, यहाँ पे इक्वल्स टू 0। दूसरा फॉर y क्या लिखना है? फॉर y इक्वल्स टू y माइनस 100 इंटू 8 प्लस y माइनस 0 मतलब 2y
प्लस वाई माइनस एक्स इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन आपको मिला, ये दोनों इक्वेशन से आप क्या करना चाहते हो, x एंड y का वैल्यू पता कर लो। अगर x एंड y का वैल्यू आपने पता कर लिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आप निकाल सकते हो सिंपल लैंग्वेज से। इसमें टोटल चार्ज, मानो कि यहाँ पे Q1 चार्ज आ रहा है, ये Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे वही सेम चार्ज आ रहा है ना Q1 एंड Q2, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है 8y प्लस 2x डिवाइडेड बाई, आप क्या कर सकते हो, ये आपका चार्ज हो गया डिवाइडेड बाई v का वैल्यू कितना है 100 है। तो आप ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज कितना, यहाँ पे जितना चार्ज आएगा वहां से भी तो उतना ही चार्ज फ्लो होगा ना। तो ये क्या हो रहा है 2 इंटू Q1 का वैल्यू क्या लिखना है 2 इंटू एक्स माइनस 0 तो लिखा मैंने, फिर 8 इंटू वाई माइनस 0 तो वही लिखा, डिवाइडेड बाई टोटल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल अप्लाइड बाय दिस बैटरी, तो मैंने वही लिखा और यहाँ पे ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया आपको। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विचिंग प्रॉब्लम। स्विच प्रॉब्लम ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जेई के लिए, तो उसको देखेंगे और आगे जाके हम लोग और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्विच प्रॉब्लम पढ़ेंगे, स्विचिंग सर्किट को हम लोग अब पढ़ेंगे। अभी इसमें देखने वाले हैं, जैसे मानो कि यहाँ पे एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बीच में एक ऐसा ब्रांच हमने लगाया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। इन जनरल ये नीट में आता नहीं है, और आता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बट जेई के लिए, जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए नॉर्मल स्विच प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर मैंने आपको बोला था जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो पैरेलल एंड सीरीज सर्किट से, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन से हम उसको सॉल्व करते हैं, ऐसा टाइप का आपको नीट में क्वेश्चन पूछता है। फिर भी हम इसका कॉन्सेप्ट अपने हाथ में ले लेना जरूरी है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला कि कैलकुलेट चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग इट। जब आप यहाँ पे इसको स्विच को क्लोज कर दोगे तो उस सिचुएशन में इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा। तो देखना है, इस स्विच को हमने क्या करा, क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज करते ही अब पूरा ब्रांच इसमें क्या होना हो शुरू हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया। ये स्विच, ये वाला ब्रांच जो है उसमें हम इसमें मान लेते हैं जो भी चार्ज होगा वो इतना है ना। तो वो चार्ज कितना है हमें निकालना है। तो जैसे नोडल एनालिसिस में हमने पढ़ा था, यहाँ से 0 बोल सकते हो, इस टर्मिनल को 0 पोटेंशियल दे सकते हो, इस टर्मिनल को 20 पोटेंशियल आप दे सकते हो। जैसे इसका बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 है। तो अगर इसमें दिया हुआ है तो ये और ये दोनों टर्मिनल, ये दोनों पॉइंट का हमें पोटेंशियल नहीं पता, तो इसमें हम x मान लेते हैं। अगर इसको x मानोगे तो इसको भी x मानोगे, क्योंकि ये एक वायर की तरफ हो जाएगा। जब आप स्विच को क्लोज करते हो तो ये एक वायर बन जाता है, तो इस सिचुएशन में इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाता है। तो आप नोडल एनालिसिस को लिखना है, जैसे फॉर, ये नोडल एनालिसिस क्या होता है मैंने बोला था, यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x। यू कैन राइट, यहाँ पे देखो x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे जो इस वाले ब्रांच, ये वाले जो पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है ना, तो पोटेंशियल सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ही पोटेंशियल है। तो ये एक ही पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का, इस पॉइंट का, इस नोड का अगर हम चार्ज लिखे तो टोटल चार्ज हमारा क्या होता है, इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ ऑल चार्ज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हम लिखते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो आप लिख सकते हो 2x। यहाँ पे अगेन x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये x हुआ। यहाँ पे देखो x माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो x माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो आप लिख सकते हो x माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी यहाँ पे 20 है ना, इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से ये लिख सकते हो। अब 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, यहाँ से 2, यहाँ से 4, एक देखो 1 2 4 और फिर यहाँ पे 4, तो कितना हुआ टोटल 8 हो जाता है। और यहाँ पे 40 होता है और ये 80 होता है, तो 40 में तो 120 हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। तो ये आप देख सकते हो, ये x का वैल्यू जो भी आ रहा है वो 15 आ रहा है। जो x का वैल्यू कितना आ रहा है 15 वोल्ट, x का वैल्यू हमें 15 वोल्ट पता चल गया। यहाँ पे इसका वैल्यू 15 वोल्ट है। अब हमें चाहिए इस वाले जो स्विच के थ्रू द स्विच हमें चार्ज फ्लो होना है। तो थ्रू द स्विच यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, एज्यूम तो कर ही सकते हो। तो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट में जो भी चार्ज होगा वही हमारा QS होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। तो QS इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, दैट x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 इंटू 15 माइनस 0 दैट इज 15 प्लस x माइनस 20, मतलब 15 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई
4, वो कितना हो रहा है यहाँ पे 13 प्लस यहाँ पे -20 है ना, तो यहाँ पे -20, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे इतना माइक्रोकूलम चार्ज। अब अगर देखोगे, अब कभी कभी है ना ऐसा पूछ सकता है कि आपको चार्ज फ्लोन का चेंज आपको बताना है, कितना चेंज हुआ। तो इनिशियली मानो यहाँ पे कुछ चार्ज दे दिया, इनिशियली चार्ज दिया, उसके बाद इसको क्लोज करने के बाद क्या हो सकता है, तो वही सेम इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दोनों में चार्ज आप निकाल सकते हो, इसमें चार्ज निकाल सकते हो, क्योंकि ये ओपन सर्किट था तो इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ होगा। तो ये दोनों का निकाल सकते हो, ये दोनों का निकाल सकते हो। पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, और उसके बाद यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हुआ, फिर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा आप उसको एज्यूम करके बाकी सारे के सारे चीज आप कर सकते हो। चार्ज का जो भी है आप चेंज इन चार्ज आप निकाल सकते हो। तो यहां से कभी कभी ना आपको पूछ सकता है कि यहाँ पे हीट डिसिपेशन कितना है। हीट डिसिपेशन क्यों होता है, क्यों चार्ज फ्लो करता है, काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेता है, उसके कारण यहाँ पे जो भी होता है वो गर्म हो जाता है, दैट इज वाई हीट डिसिपेट होता है। और हीट डिसिपेशन का जो फॉर्मूला हम जानते हैं, स्पेशली नीट के लिए स्पेशली नहीं है, ये जेई के लिए है, तो टोटल समेशन चेंज इन चार्ज स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ci, यही होता है ना। तो I इक्वल्स टू 1 to n होता है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये तो जितना आपको बताया ये सारे हजम कर लो, अभी जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो या फिर उसको रिवाइज कर लो, रिवाइंड कर लो। बात समझ में आया कि नहीं भाई। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डिफरेंट वेज टू ड्रॉ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज को 4 टाइप से हम लिख सकते हैं, ये रोम्बस टाइप का हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये स्क्वायर हो गया और ये लीनियर आप बोल सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे ये टर्मिनल है, यहाँ से मैंने ऐसे ऐसे लिखा। अगर 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 व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल्स टू C3 डिवाइडेड बाई C4। अगर ये रेशियो बराबर आ रहा है, दैट इज C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल्स टू C3 डिवाइडेड बाई C4, तो उस सिचुएशन में हम इसको कट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से टर्मिनल से आप इसको हटा सकते हो और फिर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इसमें भी वही सेम है कि C1 डिवाइडेड बाई C2, C3 डिवाइडेड बाई C4, तो इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे C1 डिवाइडेड बाई C2, इसमें C3 डिवाइडेड बाई C4, तो C5 को हम हटा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसा लग सकता है आपका दिमाग में, ऐसा कभी कभी आ सकता है भैया यहाँ पे तो ये लीनियर है, बट दिस इज नॉट लीनियर, क्योंकि यहाँ से ये वाला टर्मिनल इसके साथ है, तो इसको बैन करके आप देख सकते हो C1 डिवाइडेड बाई C2, तो यहाँ पे ऐसा है, ये लीनियर है लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। अगर ऐसा देख सकते हो, इसको थोड़ा खींच लोगे तो ये रोम्बस वाला फॉर्म बन सकता है। हालांकि आपको ये तुरंत ऐसा टाइप का दिखे तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिमाग में आ जाना चाहिए। जब भी आपको 5 कैपेसिटेंस दिखे, मैंने अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टर के बारे में बताया था, उस टाइम भी वही बताया था, तो ऐसा मैंने 4 सर्किट बनाया था आपको, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ऐसे हम देखेंगे तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा इधर से दोनों टर्मिनल खींचोगे तो ये रोम्बस शेप का बन सकता है। तो इसीलिए हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हैं कि कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है C1 डिवाइडेड बाई C2, C3 डिवाइडेड बाई C4। अगर ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है तो हमने नोडल एनालिसिस से, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था, वैसा ही आपको इसको लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अभी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्किट को पढ़ना है जिसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम, लैडर सर्किट बोल सकते हैं। लैडर तो आप जानते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था, इसमें भी वही करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। मैं जल्दी इसको बता दूंगा। लैडर सर्किट बताना है और सिमेट्रिक सर्किट बताना है, तो जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये सारे चीज मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बता दिया था। फिर भी आपको एक बार अगर नए हैं तो इसको देख लीजिएगा, है ना, या फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी देख सकते हो। हाँ, तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि लैडर नेटवर्क और हम लोग सिमेट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला इनिशियली हम शुरुआत करते हैं इस लैडर प्रॉब्लम से, लैडर नेटवर्क से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन करे थे, सिमेट्री को भी करे थे। फिर भी हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं, है ना। आपको ऐसा दिया हुआ है, ये 2 4 2 4 2 4 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा टाइप का पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, वैसा ही कैपेसिटर आपको लगाया हुआ है। तो इस सिचुएशन में अप टू इन्फिनिटी है, क्या है अप टू इन्फिनिटी, तो आपको पूछा इस वाले सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा आपको पता करना है ना। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस वाले इधर जितना भी कैपेसिटर है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया मानो C। बात समझ में आ रहा है, ये पूरा इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी यहाँ पे इतना है।
अगर मैं यहां से एक टुकड़ा, यहां से ये और ये दोनों को मैं हटा दूंगा, फिर भी यहां से यहां तक क्या होगा, इंफिनिटी तक वही सेम सर्किट आपको दोबारा मिलने वाला है। तो अगर इसको मैं ए और इसको बी बोल लेता हूं, तो इस ए बी को मैं ये पूरा सर्किट को रिप्लेस करके सी इक्विवेलेंट लिख सकता हूं कि नहीं। देखो ये मैंने बोला एक्स, और यहां पे मेरा कैपेसिटर ये 4 है, और ये मेरा y हो गया है ना। तो इस a एंड b, यहां पे मैंने क्या लिखा, a एंड b, यहां से जो टर्मिनल मैंने हटाया, ये दोनों टर्मिनल मेरे को मिला, इस टर्मिनल को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ये पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटर से। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां से शुरुआत करके ये इंफिनिटी तक है, यहां से शुरुआत करेगा तब भी तो इंफिनिटी तक मिलेगा, वही सेम सर्किट, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, वही C है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये C है, और इसका इक्विवेलेंट कितना है, C है। बात समझ में आ रहा है। तो दैट C इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ दीज 3। बात समझ में आ रहा है। तो C कैन बी रिटन एज C इक्वल्स टू, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और फिर ये इसका साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 2 सीरीज विथ पैरेलल कौन कौन सा है, 4 पैरेलल विथ C। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां से आप देख सकते हो, ये जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस C डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 प्लस C। बात समझ में आ रहा है। तो ये एक इनका हो रहा है, ये दोनों जब भी पैरेलल होता है तो हम क्या करते हैं, 4 प्लस C होता है, तो इसको मैं रिप्लेस करके ऐसा भी लिख सकता हूं, ये x हो गया और ये मेरा ऐसा लिख सकता हूं, है ना। तो ये C प्लस 4 हो गया और ये 2 हो गया। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से आप, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लोगे, C का वैल्यू आपको आराम से आपके हाथ में आ जाएगा। बात समझ में। तो ये लेडर प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। बात समझ में आ रहा है। अगर लेडर प्रॉब्लम आपको दे दिया तो आपका नसीब भी बहुत अच्छा है कि इतना आसान क्वेश्चन बोल सकते हो ना कि कॉमन क्वेश्चन मिल गया, है ना। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, आ सकता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आता भी है। तो नीट एंड जेईई मेंस में इतना काफी है। एडवांस में कुछ अलग टाइप का पूछ सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता है वगैरह वगैरह। फिलहाल वो सब नहीं चाहिए हमें। जो मैं कोर्स चला रहा हूँ रैपिड रिवीजन कोर्स, उसमें हमें डीप में नहीं जाना है, पूरा रिवाइज करना है, पूरा सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, और सारे के सारे क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड आपका जो भी किताब है उस किताब से आपको कर लेने का है ना। बात समझ में आया। दूसरा यहाँ पे टॉपिक आता है सिमेट्रिक सर्किट। सिमेट्रिक सर्किट ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही सेम पढ़ा। ये जो अभी बोल रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो भी रेजिस्टेंस के साथ अच्छा रिश्ता है ना। उसके बाद आरसी सर्किट भी एक आता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे देखो, यहां से आप देख सकते हो ये V है, तो यहाँ पे हम 0 बोल सकते हैं, यहाँ पे V बोल सकते हैं। अब देखो यहां से जितना चार्ज फ्लो होगा यहाँ पे भी उतना चार्ज फ्लो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बाई सिमेट्री आप बोल सकते हो, ये तो वेस्टर्न ब्रिज नहीं है ना, अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज है। 2 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2, गलती करके इसको ऐसा मत बोल देना, इधर ये वेस्टर्न ब्रिज है ना, ऐसा मत करना। ऐसे ये अनबैलेंस्ड है, रेशियो सेम नहीं है, 1/2 और यहाँ पे 2 है। जो भी है आप बोल सकते हो, यहां से यहां तक में जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें भी वही चार्ज फ्लो कर रहा है, आप सिमेट्री से बोल सकते हो। अब यहां से मानो कि यहाँ पे Q1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे Q2 फ्लो कर रहा है, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, क्योंकि ये बाई सिमेट्री आप इतना बोल लिया। अगर इस वाले यहां से यहाँ 4 कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड का अगर पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, या ये दोनों टर्मिनल का अगर x है, हमने मान लिया इस पॉइंट को x, अगर x है तो आप बोल सकते हो यहां से वही x ड्रॉप होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस एक्स। बात समझ में आ रहा है। अगर इस पॉइंट का x है तो इसका x v माइनस एक्स हो जाएगा, बाई सिमेट्री ये बोले, क्योंकि इसका पोटेंशियल ड्रॉप x है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप मैंने क्या माना x है, क्योंकि x माइनस 0 इक्वल्स टू x। अब वही सेम कैपेसिटेंस है यहाँ पे, बाई सिमेट्री यू कैन से इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप जो भी है वो कितना है, x होगा। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे v है तो यहाँ पे कितना होगा, v माइनस एक्स। बात समझ में आ रहा है। तो वही चार्ज जो भी आप यहाँ से एक इक्वेशन लेके एक इक्वेशन लिखना है और पूरा इसको सॉल्व करते जाना है, और बाद में आपका जो भी चार्ज आएगा वो इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज। बात समझ में आया। तो इस सिमेट्री से आप कर सकते हो इसका नोडल एनालिसिस
से लगाना है, जैसे हमने इक्वेशन पहले भी लिखा था x माइनस वी मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसा करते हैं आपके आगे जाना है, इक्वल्स टू 0 करना है, x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे अगर x का वैल्यू मानो यहाँ पे 20 था, इसका x का वैल्यू 5 आ रहा है, तो इसका x का वैल्यू 15 आएगा। आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और फिर चार्ज जो भी क्वेश्चन आपको पूछे ये आप आराम से चुटकी में कर लोगे। बात समझ में आया? ओके, ये था अनबैलेंस्ड, ये फुल्ली सिमेट्रिक नहीं था, पूरा सिमेट्रिक नहीं था, थोड़ा बहुत सिमेट्रिक था। यहाँ पे जो सर्किट मैंने दूसरा सर्किट बनाया ये पूरा सिमेट्रिक है। जैसे यहाँ पे सब में हमारा सी है, क्या है? सी है। एनीवे, तो ये मेरा पूरा सर्किट है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एंड वाई टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे सेम थिंग आपको दिख रहा है, तो इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। ये टोटल सिमेट्री टाइप का दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? एक सिमेट्री टाइप का दिख रहा है। या फिर आप बोल सकते हो अगर यहाँ पे एक पोटेंशियल लगा दोगे तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप वही बराबर हो जा रहा है, तो आप बोल सकते हो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल क्या है? सेम है। इसको V1 मान लेते हैं, इसका VV1 मान लेते हैं। अब उसके बाद दोनों को आप ज्वाइंट कर लो या फिर इसको पूरा फोल्ड कर लो। अगर इसको पूरा फोल्ड कर दोगे तो आपको क्या बनेगा? ये ऐसा टाइप का बन जाएगा, ये C बना, ये C बना, और ये ऐसा, मान लो इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया था। बात समझ में आया? तो इसको ऐसे पलट दिया था, यहां से लेके इसको पलट दिए, तो इसको बोलते हैं फोल्डेड सिमेट्री। क्या बोलते हैं? फोल्डेड सिमेट्री। यहाँ पे फोल्डेड सिमेट्री बना अक्रॉस दिस लाइन, जो भी आपका कैपेसिटेंस इसके अक्रॉस पूछ रहा है, ये टर्मिनल के अक्रॉस, इससे अक्रॉस हमने क्या करा? इसको फोल्ड करा। अब ये और ये दोनों तो सेम है, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों सेम है, तो इसको अगर यहाँ पे लगा दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये दोनों को अगर एक साथ ज्वाइंट कर लिया तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे 2C आता है, ये दोनों भी आ जाएगा 2C, ये दोनों भी आ जाएगा 2C। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अब यहाँ से इसको लेके आगे बढ़ना है, बाकी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको तो ऐसे ही पता चल जाएगा। तो अब यहाँ तक आपने कंप्लीट करने के बाद आपको क्या पता चला? देखो ये डिवाइड, अब अभी तक पता नहीं चल रहा ये सीरीज पैरेलल क्या है। ये x है, ये मेरा y है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दोनों इक्वल है, बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि भैया ये तो बैलेंस ट्विस्टन ब्रिज है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ से हटा देंगे, इसको हम हटा सकते हैं। तो ये क्या बन गया? वेस्टर्न ब्रिज। क्या बन गया? ये वेस्टर्न ब्रिज बन गया। और वेस्टर्न ब्रिज का जो भी इसको हटा दोगे तो ये दोनों सीरीज मिल जाएगा, ये दोनों सीरीज मिल जाएगा, फिर दोनों पैरेलल मिल जाएगा। बात समझ में आ गया मेरे ख्याल से, है ना? तो इतना समझ में आ गया। बहुत ही पॉपुलर एक है जिसको हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं। हेक्सागोन से आप इसको कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया, तुरंत बना लेता हूँ, जैसे हमने उसमें रेजिस्टेंस में भी करा था, इसमें भी कर लेता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वही सेम चीज। मानो इसके अक्रॉस आपको निकालना है, इसके अक्रॉस अगर निकालना है तो इसको क्या करना है? इसको दोबारा फोल्ड कर देना है, इसको दोबारा फोल्ड कर दोगे, वही सेम पूरा इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्या बोल सकते हैं? बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं। इधर इधर सेम है, इधर इधर सेम है, तो ये इसके साथ ऊपर पलट जाएगा। तो अब मैं इसको तुरंत आपको यहाँ पे मिटा के मैं करा देता हूँ। देखो ये इसको हटा देते हैं, तो ये वाला काम बन गया। ये इनिशियली हमारा ये वाला पहले ये था, हमने फोल्ड करने के बाद ये पलट गया। तो यहाँ पे हमारा जो भी पैरेलल था 2C आया, यहाँ पे 2C आया, यहाँ पे 2C आया, यहाँ पे 2C आया, यहाँ पे 2C, ये तो CC था, है ना? अब उसके बाद देख सकते हो ये इसको हम क्या करें, ये पॉइंट जो भी है, ये पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है ना? तो अगर यहाँ पे V था तो ये V/2 हम बोल सकते हैं, इसका और इसका, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो हम दोनों पॉइंट को अलग भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें चार्ज फ्लो ही नहीं होगा इसके अक्रॉस। अगर इसको मैं अलग कर दूं, ये दोनों पॉइंट को मैं अलग कर दूं, जैसे यहाँ पे ऐसे था, है ना? तो मैंने ऐसे हटा के इसको ऐसे अलग कर दूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के थ्रू, इस इधर अगर वायर है उसके थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके कारण हम यहाँ से बोल सकते हैं
कि ये वाला ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद ये सीरीज है, सीरीज के साथ पैरेलल है, फिर सीरीज है, फिर उस सीरीज के साथ वो पैरेलल बन जाता है। बाकी तो आपका पहले काम आप जानते ही हो। बात समझ में आया? पहले हमने क्या करा, उसको फोल्डेड सिमेट्री, उसके बाद यहाँ से हम इसको हटा दिया, या फिर आप बोल सकते हो इधर से हमने इसको सिमेट्री बनाया। इस सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, मिरर सिमेट्री भी बोल सकते हैं। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे रेजिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा था, इसमें भी वैसा ही है। आई होप इतना आपको समझ में। आगे छोटा सा टॉपिक आज के लेक्चर के लिए बचा हुआ है, वो भी देख लो इसमें, है ना, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, उसको थोड़ा देख लेना। उसके बाद इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, है ना। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कैपेसिटर्स। यहाँ पे 3-4 कैपेसिटर लगा हुआ है, 2-3 कैपेसिटर लगा हुआ है, हो सकता है सीरीज में लगाया हुआ हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है। तो उस सिचुएशन में उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सारे चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप तुरंत इसको देखिएगा, आसानी से देखिएगा। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप 1.5x या फिर 2x उसको देख सकते हो, लेकिन देखना जरूर, आपका फायदा होने वाला है। जैसे यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर मान लिया C1 है, ये दूसरा कैपेसिटर C2 है, इसका 5 माइक्रोफैराड कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 5 दोनों सेम लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक पोटेंशियल मैंने बैटरी लगाया, ये पहले से इनिशियली चार्ज्ड है। यहाँ पे मैंने क्या करा, इनिशियली चार्ज्ड कैपेसिटर है मानो। तो इसमें अगर इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है तो इसका हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 50 होगा, क्योंकि हम जानते हैं Q = C × V। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 50 +50 और ये -50, इधर से कितना होगा +100, इधर से -100। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों को हमने क्या करा, एक साथ जोड़ा। ये दोनों को क्या करा, मैंने एक साथ जोड़ा। उसके बाद देखो यहाँ पे कोई भी अगर एक चार्ज को हम पहले इनिशियली बैटरी के साथ उसको कोई भी कैपेसिटेंस को अगर कोई भी कैपेसिटर को अगर हम चार्ज करते हैं बैटरी के साथ कनेक्ट करके, और उसके बाद अगर वो बैटरी को हटा देते, फिर भी हमारा चार्ज यहाँ पे वही के वही रह जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डाइलेक्ट्रिक का बात अलग करेंगे, यहाँ पे अभी नहीं चल रहा है। तो ये वाला पार्ट हम दोनों को क्या करें, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते वक्त अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे लगाया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव लगा देते हैं, है ना, इसको उल्टा करते हैं, ये पॉजिटिव हो गया। अब इस सिचुएशन में देखो यहाँ पे +50 ये -50, ये +100 ये आपका -100 आ जाएगा। अब ये x एंड y ये दोनों टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल कितना होगा आपको देखना है। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें Vx हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पे जो भी एक ब्रांच होता, ब्रांच एनालिसिस हमने करा था, उसमें देख तो Vx यहाँ पे माइनस कितना पोटेंशियल था, 10 पोटेंशियल था, 10V, फिर -20, ये ऐसे जा रहा है ना, सेम लगाया, ये पॉजिटिव यहाँ से ए पॉजिटिव दोनों एक ही तरफ लगाए, इक्वल्स टू Vy। सो आप लिख सकते हो Vx - Vy = 30 वोल्ट। यहाँ पे नेट पोटेंशियल इतना आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो इसमें, है ना। और यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉरी दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 2.5 होता है, तो नेट इसमें चार्ज कितना होगा आप यहाँ से देख सकते हो, आप तुरंत यहाँ से निकाल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। 2.5 आएगा, 2.5 30 डिवाइड बाई 2.5 है, तो इसमें चार्ज कितना है वो आप देख सकते हो, यहां से आपने पता कर लिया। अभी यहाँ पे अगेन ये वाला 50, ये वाला -50, ये वाला -100, ये वाला +100। अब देखो अगेन वही सेम इक्वेशन हमें लिखना है, Vx -10 फिर ये +20 = Vy। अब Vx - Vy = क्या हो रहा है, -10 वोल्ट। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे चार्ज कैसे होगा वो अपने हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हो। तो तुरंत आपने यहाँ से वही पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में वही देखने आगे अगेन आप चार्ज यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगाई, ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव लगाई, ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे 50, यहाँ पे -50, यहाँ से +100, यहाँ से -100। बात समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में आपको देखना क्या है, ये वाला हमारा क्या हो गया, नेट चार्ज। ये हमारा क्या हो गया, नेट चार्ज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दोनों एक ही तरफ अगर पॉजिटिव है तो टोटल नेट चार्ज कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो भी आपका जो भी आपका Q आता है, Q = C × V ये आता है, आप जानते ही है ना। तो यहाँ पे जो भी Q होता है, या फिर आप C = क्या लिख सकते हैं, Q / V, एंड ये जो Q है वो क्या होता है, Q होता है टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और ये डिवाइडेड बाय
वही पोटेंशियल। तो अब यहाँ से इसका V का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितना चार्ज हुआ, 150 हो गया, 150। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, Vx माइनस Vy कैन बी रिटन एज, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है 150 डिवाइडेड बाई ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता तो हम क्या करते हैं इसमें C1 प्लस C2, तो ये 10 हो गया। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल 15 हो गया। बात समझ में आया? यहाँ पे अगर मैं -50 लगा दूँ, ये +50 लगा दूँ, और यहाँ पे +100 लगा दूँ, ये -100 लगा दूँ, तो इस पॉजिटिव प्लेट में कितना है 50 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज तो भी 10 है, तो 5 वोल्ट आ रहा है। तो बात समझ में आया कि नहीं भाई? यहाँ से आप इसको देख सकते हो कैसे कैसे हमने इसको लेके आगे बढ़ा था। अगर कोई भी एक कैपेसिटर का ये चार्ज निकालना है आपको, इसका चार्ज न्यू चार्ज, ये न्यू चार्ज कैसे निकाल सकते हो? न्यू चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका कैपेसिटेंस कितना है 5 है, और अभी पोटेंशियल कितना है 15 है, तो इसमें 75 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें भी वही 75 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बोलो। हाँ, ऐसा ही हम इसको करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या है, डाइलेक्ट्रिक के फोर्स निकालने कैसे निकालते हैं, ये सारे वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं डाइलेक्ट्रिक के कारण। तो वो लेक्चर देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, आप नोटिफिकेशन मिलना पड़ेगा, तो उसको सब्सक्राइब करना है कि नहीं? ऑल नोटिफिकेशन में आप क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद आए ये वीडियो आप जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक खुश रहिए और लॉकडाउन पे जम के पढ़ाई करिए, फाड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर।